हेलो एवरीवन, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। और आज जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इंग्लिश की लेक्चर नंबर 2। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने जनरल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट दिया था, दैट मीन्स सिलेबस बताया था मैंने आपको कि इंग्लिश को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया था। एक सेक्शन हमारा था ग्रामर और दूसरा सेक्शन था हमारा वोकैब्स। तो आज से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंग्लिश का सिलेबस। आज से मैं एक टॉपिक लेता हूँ ग्रामर का, और वो टॉपिक हम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 4-5 क्लास, जितनी भी क्लास लगती है उसके अंदर कंप्लीट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियोज होंगी। तो आज से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है हमारा टॉपिक का, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान रखना एक बार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके। इस टॉपिक को बच्चों अपन सिंटेक्स भी बोलते हैं, सिंटेक्स। ठीक है। सिंटेक्स का मतलब होता है द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। यूजुअली मुझे पता है कि सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इनफैक्ट आपको भी पता होगा कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नहीं पता तो बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट होने वाली है। अच्छे से समझना, देखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। इस टॉपिक के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपको मैं 12 से 13, हालांकि और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, पर 12 to 13 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एंड बिलीव मी गाइज कि यहाँ से डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर इंग्लिश आएगा, उसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन 100% आएंगे, रीजनल एग्जाम्स में भी और आपके जनरल नेशनल एग्जाम्स में भी। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा देखिए, टॉपिक का नाम है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या क्या कंसेप्ट होने वाले हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैंने एक वर्ड उठाया बच्चों, ये है वर्ब। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अभी हम बात करेंगे वर्ब की, फिर सब्जेक्ट की बात करेंगे और फिर दोनों का जो एग्रीमेंट है उसकी बात करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने वर्ड उठाया वर्ब। आप लोगों ने सुना भी होगा वर्ब। ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं ग्रामर, ऐसा नहीं है कि अचानक मैंने कोई नया वर्ड बोला। इट्स अ वर्ब। ठीक है, VERB। वर्ब होता क्या है। वर्ब को अगर मैं बोलता हूं कि भाई वर्ब ना 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिए वर्ब को। ठीक है, वर्ब को 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। 2 टाइप के वर्ब्स होते हैं। 2 टाइप के वर्ब कौन से, अभी मैं अगर नॉर्मल बेसिक बात करूं तो एक होता है अपना हेल्पिंग वर्ब। अच्छे से समझना बच्चों, एक कौन सा होता है अपना हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पढ़ा होगा बचपन में। दूसरा कौन सा होता है अपना मेन वर्ब। एक होगा अपना हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा अपना मेन वर्ब। ठीक है, बड़ा बेसिक बता रहा हूँ। जब बाद में जब हम वर्ब टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो अच्छे से बताऊंगा कि और कौन से वर्ब्स होते हैं, प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब, सेमी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, ये सारे। फिलहाल हम वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने यहाँ से वर्ब उठाया, वर्ब 2 टाइप के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैं बात करता हूं कि प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब्स जो इंग्लिश में होते हैं वो होते हैं 11। बस सुनते रहना एक बार, हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्या। ठीक है, प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में टोटल मैंने कितने बोले, 11 होते हैं। कौन कौन सा, आपने सुने भी होंगे ये वर्ड, एज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, डू, डज एंड डिड। 11 हो गए ना अपने। ये 11 हेल्पिंग वर्ब है, सबने इनके बारे में सुना होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, इस पे 2 मिनट रुक जाइए। हल्का सा मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं आपको। इसके अंदर क्या है कि भाई हमारा जो ये इज, वॉज, हैज, डज और हम MBC में लगा लेते हैं, ये अपने होते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कैसे होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर समझते हैं ना, जो एक बंदे के लिए यूज होते हैं, एक पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सिंगुलर। दूसरा मैंने बोला कि भाई हमारा आर, वर, हैव एंड डू, ये अपने होते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल बेसिक से बच्चों, जो बंदा फर्स्ट टाइम भी क्लास ले रहा है उसको भी समझ में आएगा, और जो बंदा बहुत सारी कोचिंग ले चुका है या बहुत सारे टीचर से पढ़ चुका है उसके लिए भी यहाँ पे कंटेंट होगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रहिए, हम बेसिक लेवल टू हाई लेवल अपने आप चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट समझिएगा। इज, वॉज, हैज, डज, एम सिंगुलर होते हैं, और आर, वर, हैव, डू कैसे होते हैं, प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर एक वचन। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल बात है, मैंने कुछ नई चीज नहीं बताई। ठीक है, वर्ब 2 टाइप के, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टोटल इंग्लिश में प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, 11 होती है। 11 में ये रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है। अब आना मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है हमारा भाई। मेन वर्ब इंग्लिश में आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये इनफाइनाइट है।
इनफाइनाइट समझते हैं मतलब अनलिमिटेड, इनकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे मेन वर्ब हो सकते हैं। इनफाइनाइट है। आपको पहचानना कैसा है कि सर ये वर्ड हमारा मेन वर्ब है, तो सुनना, मेन वर्ब होता है बच्चों एक्शन वर्ड। क्या होता है एक बार बोल देना, एक्शन वर्ड। यानी कि हर वो वर्ड जो आपको कोई ना कोई एक्शन डिनोट करता हो, कोई ना कोई एक्शन के बारे में बताता हो, उनको अपन मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी एक नॉर्मल वर्ड बोला, मैंने एक वर्ड बोल दिया कि भाई, जैसे मैंने बोला कि मार्कर, ठीक है, मार्कर है ये, मार्कर कोई वर्ब नहीं है, मार्कर एक चीज़ है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये तो नाउन है। लेकिन अगर मैंने कोई वर्ड बोला, जैसे कि बहुत बेसिक से बात करता हूँ मैंने वर्ड बोला भाई प्ले, क्या बोला मैंने, प्ले, ठीक है, खेलना। प्ले वर्ड कुछ ऐसा नहीं है जो लाइफ में या वर्ल्ड में फिजिकली एग्जिस्ट करता हो। कभी मैं बोल सकता हूँ या 10 ग्राम प्ले डाल देना, नहीं होता ना। जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमेशा एक्शन होता है और वो वर्ब होता है, मेन वर्ब उसको हम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, स्लीप, ठीक है, ईट, ये बेसिक बता रहा हूँ अभी, रुक जाना, ठीक है, टेक, गिव, ये ऐसे वर्ड हैं, आते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। एक्शन बताते हैं, खेलना, सोना, खाना, लेना, देना, ठीक है। थोड़े अगर अच्छे वर्ड देख लेते हैं, जैसे हमने बोला इंसिस्ट, क्या बोला हमने वर्ड, इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब मनाना, आग्रह करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आते हैं ये, जैसे मैंने बेसिक वर्ड बता दिए, प्ले, स्लीप, एक ठीक ठाक वर्ड और बता देते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया प्रोकेस्टिनेट, प्रोकेस्टिनेट, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, वोकैब के लिए भी शानदार है, वर्ड है प्रोकेस्टिनेट। प्रोकेस्टिनेट का मतलब, मैंने एक एग्जांपल बोला कि भाई आई डू नॉट प्रोकेस्टिनेट एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ को प्रोकेस्टिनेट नहीं करता। प्रोकेस्टिनेट को अगर अपन हिंदी में बोलते हैं तो इसको मतलब मैं बोल सकता हूँ बच्चों टालना। टालना समझते हैं ना भाई, बातों को टालते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट अ प्रोकेस्टिनेटर, मैं बातों को नहीं टालता, ठीक है। तो प्रोकेस्टिनेट भी एक वर्ब है, समझ रहे हैं। प्रोकेस्टिनेट हो गया, इंसिस्ट हो गया, इम्प्रूव हो गया, कन्विंस हो गया, बहुत वर्ड है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, ETC एटसेट्रा। इन वर्ड्स को अपन बोलते हैं मेन वर्ब। हम वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, मैं अभी जस्ट बेसिक बता रहा हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वर्ब दो टाइप के, हेल्पिंग वर्ब 11 सबको पता है, ये लिख दिया। मेन वर्ब कितने हैं बच्चों, अनलिमिटेड। हर वो वर्ड जो आपको एक्शन बताता है, कोई ना कोई एक्शन बताता है, वो क्या होता है, मेन वर्ब। हिंदी देखते हैं, खेलना, सोना, खाना, लेना, देना, मनाना, बातों को टालना, इम्प्रूव करना। बच्चों हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग जिस शब्द के पीछे ना की साउंड आ जाए, किसकी साउंड आ जाए भाई, ना की, वो वर्ड आपका मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब, समझ रहे हैं। कभी मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई बोतल, बोतल एक नाउन है, बोतल ना तो नहीं होता, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला पानी भरना, फिल, फिल एक वर्ब है, ठीक है। आई एम गोइंग टू फिल द वाटर, तो फिल का मतलब क्या हो गया, भरना, समझ रहे हैं ना मेरी बात, बिल्कुल बेसिक से। तो ये क्या हो गया अपना मेन वर्ब, ठीक है बात। हेल्पिंग वर्ब 11, कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है पता भी है और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। अब आ जाते हैं मेन वर्ब पे, ठीक है। अनलिमिटेड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मेन वर्ब, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनका भी पता चलेगा, जो बड़े बड़े वोकैब्स होते हैं उनमें भी आप धीरे धीरे बताने लगेंगे कि ये वर्ब है, ये नाउन है, बट जस्ट बी पेशेंस, आपको सब क्लियर होगा। मेन वर्ब के आगे क्या होता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ जब हम एस और ईएस का यूज करते हैं तो ध्यान रखना, मेन वर्ब होती है सिंगुलर वर्ब। कैसी होती है, सिंगुलर, ध्यान रखना। नाउन के उल्टा चलता है वर्ब। नाउन के आगे जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, जैसे बॉय का बॉयज, बोतल का बोटल्स, पेन का पेन्स, फोन का फोन्स, ठीक है, वो नाउन है। लेकिन जब हम मेन वर्ब के आगे एस और ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर अकेली है तो वो होती है प्लूरल फॉर्म। क्या होती है, प्लूरल फॉर्म, या इसको ही हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की। आपने सुना होगा ना वर्ब की 3 फॉर्म 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, यानी कि इसमें एस और एस नहीं लगता, उसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं और वो हमेशा प्लूरल होगी। और जब हम उसके आगे एस और ईएस लगाएंगे वर्ब के आगे तो वो कैसी होगी, सिंगुलर। यहाँ तक बात क्लियर है आपको, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला प्ले, तो ये प्लूरल वर्ब है, स्लीप प्लूरल वर्ब है, लेकिन मैंने बोला प्लेज तो वो सिंगुलर वर्ब होगी, स्लीप्स सिंगुलर होगी। मैंने बोला प्रोकेस्टिनेट, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ईएस, तो ये क्या है अपना, प्लूरल है, प्रोकेस्टिनेट। लेकिन जब मैं इसको बोलूँगा प्रोकेस्टिनेट्स
तो वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। यहाँ तक क्लियर है? आई होप इतना बड़ा तो ये मैटर है भी नहीं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, यहाँ तक क्लियर, ओके। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा बच्चों, दिख रहा होगा आपको, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा। क्या लिखा कि देखो, ही, बिल्कुल बेसिक बात कर लिखा मैंने, ही प्रोकेस्टिनेट्स, ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से मैं नहीं बता रहा, मैं मेन वर्ब से बता रहा हूँ। क्या लिखा मैंने सेंटेंस, ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बंदा है हर चीज़ों को डिले करता है, हर चीज़ों को टालता है। प्रोकेस्टिनेट एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आप कहीं भी काम आ सकता है। ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग, वो हर बातों को डिले करता है, हर बातों को टालता है कि यार आज नहीं कल करेंगे, ठीक है। एक मैंने ये लिखा। सेकंड मैंने लिखा, दे प्रोकेस्टिनेट, दे प्रोकेस्टिनेट एवरीथिंग, वो सब कुछ प्रोकेस्टिनेट करते हैं। तो मेरी बात कहने का ये है बच्चों, इस सेंटेंस में आपसे कोई पूछे कि यार वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें मेन वर्ब है प्रोकेस्टिनेट्स, ठीक है। एवरीथिंग वगैरह ये प्रोनाउंस होते हैं, इनमें अभी बात नहीं करेंगे। प्रोकेस्टिनेट्स इस सेंटेंस में क्या है सर, अपनी मेन वर्ब, बात सही है। और यहाँ पे भी प्रोकेस्टिनेट क्या है सर, अपनी मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला सर प्रोकेस्टिनेट्स है, ये मेन वर्ब हमारी कैसी है, सिंगुलर, और ये जो मेन वर्ब है हमारी कैसी है, प्लूरल। अभी बताया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस और ईएस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है, मेन वर्ब, और जब प्लूरल होती है तो एस और ईएस हट जाता है। ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग में बच्चों मैंने आपसे पूछा यार यहाँ पे मैंने एस क्यों लगाया, सिंगुलर वर्ब का ही क्यों यूज किया, तो आप बोलेंगे एक बहुत बेसिक बात है, क्यों यूज किया, क्योंकि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, अभी बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में, फिलहाल सुनना। सब्जेक्ट कैसा है भाई, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो भी हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है बात। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दे, एक बंदे हैं कि बहुत सारे, सर बहुत सारे, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी, प्लूरल होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ही प्रोकेस्टिनेट्स, लेकिन दे प्रोकेस्टिनेट, क्लियर है बात। टॉपिक का अब नाम बताइए मुझे, क्या नाम है इस टॉपिक का, सर टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इंग्लिश लैंग्वेज जब प्रिपेयर हो रही थी तो एक एग्रीमेंट तभी साइन हो गया था, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो साइन हुआ था सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में। वर्ब ने सब्जेक्ट से बोला था कि भाई या जो भी है तू, मैं हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आऊँगी। वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मैंने अभी आपको वर्ब के बारे में हल्का सा बताया, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी नहीं कर रहे हैं, दोबारा सुनना, वर्ब कराऊंगा तो बहुत हिला दूंगा, अभी नहीं, फिलहाल बेसिक बताया मैंने कि वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? एक बार आप लोग बच्चों सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सब इसका, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है आपकी, ठीक है। क्या है हमारा कंसेप्ट, क्या होगा कि सर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो जो वर्ब भी उसके साथ आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी भाई, हमेशा प्लूरल। इस कंसेप्ट पे हमें काम करना है। अभी तक तो बड़ा बेसिक मैंने बातें बताई हैं आपको, अब देखना आपका कंसेप्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चंस लेके आते हो। बहुत शानदार कंसेप्ट हैं, बेसिक नहीं होंगे, आने दो बात, ठीक है। 2 मिनट रखिए। ये बात समझ में आई, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल देन वर्ब वुड बी आल्सो प्लूरल, ठीक है। बात यहाँ तक बात समझ में आती है। चलिए इसको भी मैंने रब करा। अब क्या करना है सर,
सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। कोई भी वाक्य जो बनता है तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या कोई भी हो, उसके बाद मैं बोलूँगा अदर वर्ड, जरूरी नहीं है हमेशा ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद क्या आता है अदर वर्ड, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना पता चला, ये जो वर्ब होगी ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी सर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? वर्ब तो पता चल गया थोड़ा बहुत, हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है 11 ही होती है, उनको क्या पता करना। मेन वर्ब थोड़ा पता चला कि सर हर वो वर्ड जो एक्शन बताता है वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब पहचानने में मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस तो वो भी हो जाएगी, मैं कराऊंगा आपको। बात है सर सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट कैसे पता करें? करते हैं स्टार्ट। एग्जाम में मैंने यहाँ पे लिखा कंसेप्ट 1, ठीक है, यहाँ से अपना कंसेप्ट स्टार्ट है। अब बच्चों यहाँ से सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी तक बड़ा बेसिक मैंने बात करी है, हर बच्चा ध्यान सबको ध्यान देना पड़ेगा अब, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है। सर एक क्वेश्चन आता है सेंटेंस में एग्जाम में कि फाइंड आउट द एरर, आप इस सेंटेंस के अंदर गलती ढूंढो, या तो उस तरह का आएगा या सिंपल आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं इस कंसेप्ट से। क्या है क्वेश्चन? मेरी बात अभी आप सुनना ढंग से। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, क्वेश्चन है नथिंग बट सम कॉपीज, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। समझना भाई, बहुत शानदार कंसेप्ट है। क्या है क्वेश्चन? नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। यहां से अब सब कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? हिंदी पे बाद में आएंगे, फिलहाल देखिए एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, CGL, CSHL, CPO, जो भी एग्जाम हो, रीजनल एग्जाम। नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पार्ट दिए जाते हैं कि सर ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, ये C पार्ट है, और ये होगा अपना D पार्ट, नो एरर, यानी कि सेंटेंस में हो सकता है कि कोई भी गलती नहीं हो। होता है ऐसे एग्जाम में, नहीं देखा हो तो आप सुनना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमें बोला होता है कि इसमें कोई एरर ढूंढिए, इसमें कोई गलती ढूंढिए, क्या गलती हो सकती है इसके अंदर। क्वेश्चन है ये, नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। इस क्वेश्चन में हमें एरर ढूंढनी है। अब हम सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आ गया क्वेश्चन, सर हम कैसे सोल्व करें इनको? ठीक है, आपने तो सीधा कंसेप्ट बताया और पैटर्न पे आ गए, क्वेश्चन पे आ गए। बात सुनना बच्चों में, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए टीचर पे, अपने आप आता है। क्या है ये भाई? मैंने एक बात बोली, क्या कि यार मान लो कि मेरी यहाँ पे कहीं पे भी किसी से लड़ाई हो रही हो, मेरी किसी से बहस हो रही हो, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे पास आए, सर कैसे लड़ाई कर रहा है वो आपसे, कैसे बहस कर रहा है, क्या बात हो गई? आप आएंगे मेरे पास तो पहले मुझसे पूछोगे ना, सर किस मैटर पे आप इससे डिबेट कर रहे हो, किस मैटर से आप से स्कफल कर रहे हो, समझ रहे हो, किस मैटर पे बात चल रही है। या आप आते ही सीधा दूसरे वाले बंदे को बोलने लग जाओगे यार तेरी गलती है। नहीं, जब भी हम किसी दो बंदे की लड़ाई सॉल्व करते हैं तो पहले हम आते हैं उन दोनों के बीच, जब भी हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हम पहले आते हैं और पूछते हैं कि आप लोग किस मैटर पे लड़ रहे हो, आप लोग किस सब्जेक्ट पे लड़ रहे हो, मुझे ये तो बताओ, तभी तो बताऊंगा कि आप सही हो या आप सही हो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बच्चों हम तब तक नहीं बता सकते दोनों में से कौन गलत है जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस में या सॉरी उनकी बात में सब्जेक्ट क्या है, मैटर क्या है, किस बात पे लड़ाई हो रही है। यही हाल इंग्लिश का है, यही सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तब तक हम कभी भी एरर नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तक हम कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स फिल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम सेंटेंस में कुछ नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? हिंदी नहीं समझना होता हमें एक सेंटेंस का ट्रांसलेट करा, नहीं भाई, हमें समझना है कि सेंटेंस एक्चुअली में क्या बोलना चाहता है, किसके बारे में वो बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन जब भी आते हैं, यही नहीं मैं पूरे इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, कोई कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज।
कोई भी सेंटेंस है, अगर आपको उसके सब्जेक्ट का पता है देन आप उसको बिल्कुल आप उसको मैनूवर कर सकते हैं, उस सेंटेंस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो वो आप ऐसे ही होंगे। आपने जैसे बोला यार नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास, आप तो ऊपर से चले जाएंगे यार, पता ही नहीं क्या है। वैसा थोड़ी है कि एरर भाई कुछ अच्छे से कपड़े पहन के बैठी कि मैं हूँ एरर राजा पकड़ ले मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। एरर वी हैव टू फाइंड आउट द एरर, हमें एरर फाइंड आउट करनी है, एरर खुद फाइंड आउट नहीं होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना है। क्या पता करना है? सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको अब मैं बताता हूं सब्जेक्ट क्या है, और एक क्लास में बता भी नहीं सकता। इंग्लिश को टच में रहिए, 3-4 महीने, जितने भी महीने का हम कोर्स पूरा करते हैं, तब धीरे 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 आपको पता चलेगा एक्चुअली में सब्जेक्ट क्या है। फिलहाल मैं बड़ा बेसिक बताता हूँ। कभी भी सेंटेंस में क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो बेसिक बता रहा हूं मैं, टर्म्स मेरे पास भी है, मैं भी बहुत सारी आपको टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश की बता सकता हूं, बट आपको मैं समझाना चाह रहा हूं इसलिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट बच्चों अगर मैं बोलता हूं, सबसे पहले तो इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये तो चलो मैंने ऐसे ही टर्म्स बोल दी। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में ईदर नाउन और प्रोनाउन, तीसरी चीज कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकती। चलो नाउन प्रोनाउन का आपको पता नहीं है, क्योंकि कराया नहीं है अभी, रुक जाइए। दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप बोलना जो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ही सेंटेंस में क्या होती है? सब्जेक्ट। या अगर अपनी भाषा में हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, यार जिसके बारे में हम बात करते हैं ना सेंटेंस में, वो ही सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? वो ही सब्जेक्ट होगा। मेरी बात थोड़ी सी सुनिएगा। मैंने बात बोली, जैसे कि मैंने अभी एक सिंपल सेंटेंस लिखा था कि ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग, ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा था कि वो हर बातों को टालता है। यहाँ पे मैंने बोला मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कोई बंदा है सर, ही नाम के, ही नाम नहीं है, ही प्रोनाउन है, ही है कोई, उसकी बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग, तो इसमें सेंटेंस किसकी बात कर रहा था मैं? ही। तो ये क्या हो गया था? हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या था? हमारा वर्ब। बात ठीक है। बट क्या एग्जाम में इतने सिंपल सेंटेंस आते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं आता। ही प्लेज क्रिकेट में सब्जेक्ट क्या है? ही। ये तो नहीं आते हैं। बेसिक वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला आई एम टीचिंग हियर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से आ रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, ठीक है। मैंने बोला कि भाई दिस फोन हैज़ बीन ब्रोकन, ये फ़ोन टूट चुका है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फ़ोन की। तो फ़ोन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। जिसकी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। लेकिन वो तो सिंपल सेंटेंस में आइडेंटिफाई हो सकता है, जब सेंटेंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो, ये तो फिर भी कम कॉम्प्लिकेटेड है, आने तो और कॉम्प्लिकेशन कराएंगे, तो कैसे सब्जेक्ट ढूंढे? तो बच्चों पहली बात तो ये ध्यान रखना कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, ये बाद में काम आएगा, अभी नहीं आएगा। दूसरी बात कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वही सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। अच्छा, तो अब बात करेंगे भाई, सर बताओ फिर इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है भाई? सब्जेक्ट सेंटेंस दोबारा पढ़िएगा। नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। इसकी हिंदी बताता हूँ आपको। क्लास में कुछ कॉपीज बांटी गई नहीं। कई बच्चे इसमें बोलेंगे सर इस सेंटेंस में बात हो रही है कॉपीज की, कि यार कुछ कॉपीज क्लास में बांटी गई। अगर मैं इस पे बोलता हूँ कि कुछ कॉपीज क्लास में बांटी गई, तो सब्जेक्ट कॉपीज है, कॉपीज की बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट कॉपीज है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, कॉपीज, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, बात सही है। लेकिन इस सेंटेंस में कॉपीज सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में क्या है, इसकी हिंदी समझो। हिंदी वैसे आपको समझनी नहीं है, बट मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। क्लास में कुछ कॉपीज बांटने के अलावा और कुछ नहीं हुआ, ये है इसका मतलब। नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। क्लास में कॉपीज बांटने के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। इस सेंटेंस में बच्चों ये जो वर्ड लिखा हुआ ये पता है आपको क्या है? दिस इज बट, BUT। बट वर्ड का एक मतलब समझना, ये ठीक है। बट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है लेकिन, ये हमें सबको पता है। बट का क्या मतलब होता है? एक लेकिन, ठीक है, ये हमें पता है। और एक बट का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन और के अलावा। जब बट लेकिन होता है तो वो कंजंक्शन ऑफ अपोजिट सेंस होता है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। 2 मिनट आप बस टर्म्स पे जाइएगा, समझाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन कई बार बट का मतलब के अलावा होता है तो वो एक प्रपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रपोजिशन का। ये भी आपको बताऊंगा प्रपोजिशन क्या है, ठीक है।
यहाँ पे जो ये बट है बच्चों, ये लेकिन वाला बट नहीं है, ये के अलावा वाला बट है। ये आपको मैं बता दूंगा कैसे पता चलता है। जब भी नथिंग वगैरह वर्ड आ जाए, नथिंग बट, नोबडी बट, एवरीबडी बट, समबडी बट, ठीक है, एनीवन बट, तो वहाँ पे बट का मतलब के अलावा होता है, वो एक प्रेपोजिशन का काम करता है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस का मतलब है नथिंग बट सम कॉपीज, कुछ कॉपीज बांटने के अलावा क्लास में और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने एक बात आपसे ये बोली, भाई क्लास में कॉपीज बांटने के अलावा और कुछ नहीं हुआ, तो अब इसमें आप सोच के बताओ इंपॉर्टेंट क्या है। मैं आया, बड़ा बड़ा मूड खराब हुआ यार, क्लास में कॉपीज बांटने के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्लास में सिर्फ कॉपीज बटी और कुछ भी नहीं हुआ। मेरा जो दिमाग खराब है वो इसलिए खराब है कि कुछ भी नहीं हुआ। मेरा यहाँ पे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, वो है नथिंग। बोलो क्या है सेंटेंस में सब्जेक्ट? नथिंग है सब्जेक्ट सेंटेंस में। अभी बताता हूँ उसकी ट्रिक क्या है, फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है नथिंग, कॉपीज सब्जेक्ट नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉपीज हियर इन दिस सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कुछ भी नहीं हुआ। सेंटेंस में है सब्जेक्ट नथिंग। बच्चों नथिंग होता है अपना इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो ये वर्ड्स होते हैं नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, समबडी, नोबडी, ये आएंगे आगे, ये सब सिंगुलर होते हैं। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है बच्चों वो अपना कैसा है? सिंगुलर। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जब भी आपको एरर ढूंढनी है तो सब्जेक्ट पता करो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सिंगुलर, और हमें पता है कि इंग्लिश में वर्ब जो होती है किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि कॉपीज वोपीज के अकॉर्डिंग। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बच्चों जो ये वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ये वर आएगा कि वो जाएगा? सर वो जाएगा। बात थोड़ी समझ में आई? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और हमें लगा कॉपीज है तो कॉपीज के साथ तो वर आया। अगर इसी सेंटेंस को मैं सिंपल ऐसे लिख देता, मान लो कि भाई सम कॉपीज, ठीक है, सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास, सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास, क्लास में कुछ कॉपीज बांटी गई, तो मैं मान लेता मैं किसकी बात कर रहा था? कॉपीज की। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता सर? सम कॉपीज। कॉपीज है, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, नाउन है ये, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तब मैं मान लेता, बट वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा आपको, थोड़ा सा फंसा के क्वेश्चन देगा। ये नथिंग बट का कंसेप्ट है, नोबडी बट का कंसेप्ट है, ठीक है, एनीबडी बट का कंसेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? हमेशा सेंटेंस में पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, एक बार आप यहाँ तक समझिएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा एक ट्रिक और बता देता हूँ इसके अंदर, कि ट्रिक क्या आप समझेंगे बच्चों। ये जो बट है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो बट है ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये कंजंक्शन वाला बट नहीं है, ये के अलावा वाला बट है। ठीक है, क्या है? ये एक प्रेपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक नोट डाल के थोड़ा सा समझ लेना। ये ट्रिक क्या है? कोई भी सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, इनिशियली प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट। और अगर प्रेपोजिशन है जैसे ऑफ हो गया, बट हो गया, तो उस प्रेपोजिशन से पहले ही हमारा सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से अभी देखना 4-5 क्वेश्चन और देता हूँ, आप अपने आप सोल्व कर लेंगे। एक मिनट थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और अगर इनिशियली प्रीपोजिशन आता है तो ये तो ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का, और ये होगा उसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होगा, और हमें पता है वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है भाई सर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो वेट, अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेट मेंटेन करिए। ठीक है, अपना पेशेंस मेंटेन करिए और आगे समझते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो, मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन दिखाया। चलो, ये तो क्वेश्चन हो गया नथिंग बट वाले से। ऐसे नथिंग बट से कभी भी आ जाए तो आप नथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना, ना कि आप कॉपीज या कुछ भी और आ जाए उसके अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन मैंने लिखा सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा, द रिक्वेस्ट ऑफ
the workers, the request of the workers that their wages should be increased were supported by the, जानबूझ के मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूं, by the vast majority। ये सेंटेंस मैंने लिखा, बहुत शानदार सेंटेंस है, ठीक है। The request of the workers that their wages should be, the request of the worker that their wages should be increased were supported by the vast majority। जो वर्कर्स की रिक्वेस्ट थी कि उनकी जो तनख्वाह है, उनके जो वेजेज हैं वो बढ़ने चाहिए, ये बहुत सारे लोगों ने उसका सपोर्ट किया, ठीक है। वही बात है, इसमें भी मुझे एरर ढूंढना है। ये ए पार्ट है, ये मैंने बोल दिया बी पार्ट है, ये मैंने बोल दिया सी पार्ट है, और ये मैंने बोल दिया डी पार्ट है, नो एरर। फिर वही बात है, मुझे पता करना है कि सर सेंटेंस में एरर कौन से पार्ट में है। तो आप कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था कि कभी भी गलती ढूंढनी है दो चीज़ों, दो बंदों के बीच में कि कौन सही है कौन गलत है, यू शुड नो द मैटर, यू शुड नो द सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैं बोलूँगा सर बात किसकी कर रहे हैं यार, जो वर्कर्स की जो रिक्वेस्ट है कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वो बहुत लोगों ने सपोर्ट करा। तो वर्कर का सपोर्ट किसी ने नहीं किया, सपोर्ट किया उनकी रिक्वेस्ट का। समझना मेरी बात। और चलो आप इतना नहीं समझ सकते, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, तो मेरी बात क्या है बच्चों, ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्या है, ऑफ। क्या है ये वर्ड, ऑफ। ये एक प्रेपोजिशन है, ऑफ, टू, इन, एट, इनटू, बट, ठीक है, एक्सेप्ट, रादर, ये जब भी वर्ड आ जाते हैं, ऑफ क्या है अपना, प्रेपोजिशन। समझ रहे हैं। और अभी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन अगर आता है तो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा और प्रेपोजिशन से पहले उसका सब्जेक्ट होगा। ये प्रेपोजिशन है तो ये तो जो भी है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द वर्कर्स, सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, द रिक्वेस्ट, प्रेपोजिशन से पहले, ठीक है। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, आगे जो भी वर्ब आएगी वो आएगी सर उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात। तो अब मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है सर, द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक सब्जेक्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर होता है। रिक्वेस्ट तो नहीं है, मल्टीपल रिक्वेस्ट तो नहीं है, एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे थोड़ी लगा है। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर। भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो आगे देखना सेंटेंस में कोई वर्ब ऐसी तो नहीं है सिंगुलर है। ये रही बच्चों प्लूरल कैसे आई, यहाँ पे वर जो आ रहा है यहाँ पे आएगा वॉच, क्योंकि ये रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। बात थोड़ी समझ में आई, कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं हुआ कंसेप्ट, इतना हैवी है नहीं, आप समझिए, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये तो चलो मैंने कर बड़े लिख दिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। बात समझ में आ रही है। ध्यान रखेंगे प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन से पहले सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है पहले। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लिखना क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में, एक एग्जाम के कंसेप्ट है ये, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। एक मैंने लिखा द न्यूअर टाइप of machines, ठीक है, the newer type of machines have been introduced in the factory। ऐसा कोई सेंटेंस मैंने लिख दिया। सेंटेंस क्या है, द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। हिंदी क्या है, नए टाइप की मशीनें फैक्ट्रियों में इंट्रोड्यूस कराई गई। नई नई टाइप की मशीनें आई फैक्ट्री में, पुरानी खराब होगी, नए नए टाइप की मशीनें आई, ठीक है, नए टाइप की मशीनें आई। वही बात है, एरर ढूंढना है, ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है कि सी पार्ट में एरर है कि डी में नो एरर है। इसमें कौन से पार्ट में एरर थी, बी में, पिछले वाले में। इसमें देखते हैं, द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। बात सही है। चलो आप लोग बताइए क्या एरर हो सकता है इसके अंदर, बात समझना। वही बात है बच्चों, हम सेंटेंस को पढ़ के तुरंत ऐसे नहीं समझेंगे यार ये मशीनों की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मशीनों की बात। हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि सर नए टाइप की मशीनें, एक ही टाइप की बहुत सारी मशीनें आई हैं। आप चलो इतना दिमाग एग्जाम में तो नहीं सोचोगे ना क्या मशीनें आई हैं, टाइप आया है, आपको तो कंसेप्ट पता है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का और प्रपोजिशन से पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, न्यूअर टाइप, टाइप्स नहीं है टाइप। सब्जेक्ट है अपना सिंगुलर
और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी कैसी होगी, सिंगुलर हैव की जगह यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है बात थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री, नहीं हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। क्लियर है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन तब भी आए जब भी आपको कोई भी सेंटेंस में एरर ढूंढना हो तो पहले आप उसका सब्जेक्ट ढूंढा कीजिए। बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है, क्लियर है। ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो कर लेंगे ना, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर मैं दे देता हूं तो समझ लेना। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन लिखा 4th, ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आते हैं। वन ऑफ द डेवलप्ड और underdeveloped, one of the developed or underdeveloped countries are not in favor of launching, कितना ही बड़ा सेंटेंस, ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वारफेयर। फिर चलो मैं इतना ही करता हूं, और भी बड़ा सेंटेंस है, बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। वन ऑफ द डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वारफेयर, मतलब बहुत सारी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में से कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इस फेवर में हो कि केमिकल वारफेयर करे, केमिकल युद्ध करे, कोई भी इस फेवर में नहीं है। और भी बड़ा सेंटेंस था। अगेन एरर फाइंड आउट करनी है बच्चों, कभी भी सेंटेंस देख के डरना नहीं, ठीक है। मुझे पता है बच्चे डर जाते हैं, यार सर ये तो बड़ा हैवी सेंटेंस है, बड़ा लेंदी सेंटेंस है, वर्ड भी अच्छे अच्छे आए हुए, केमिकल और भी अच्छे वर्ड थे, एज इट ट्रम्बल्स द रेप्लिकेशन ऐसे कुछ था। तो इतने बड़े सेंटेंस को देख के यार समझ ही नहीं आया, एरर क्या ढूंढेंगे। अरे भैया मत समझो, व्हाई डू यू हैव टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट नहीं करना है। ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें सिर्फ सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। और वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मैंने अभी तो एक कंसेप्ट बताया आपको, क्या कि सर इसमें ये ऑफ आ गया, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और प्रपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है अपना, वन। अब आप खुद बताइए, वन सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्रोनाउन है ये भी। वन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर वन तो सिंगुलर होता है, टू प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट जो हमारा है ये है सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे आर आएगा कि इज जाएगा भाई, सर इज जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है बातें, आनी चाहिए, बहुत सिंपल बातें हैं ये। आगे आगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। बात क्या है, कंसेप्ट 1 में कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको कंसेप्ट ये बताया कि सर अगर प्रपोजिशन सेंटेंस के इनिशियल पार्ट में आ जाए तो प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट प्रपोजिशन से पहले होता है, और जो ये वर्ब आएंगी हमेशा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इस प्रपोजिशन को पहचानना मेरे प्यारे मित्रों, पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, पहचानना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब लेना आपको पता है इतना इजी नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस। इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंसेप्ट लेके आएंगे। ये अपना पहला कंसेप्ट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और मैं सीधे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे आया हूँ, ठीक है। आई विल नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो जाती रहेंगी। आपको बस इन चीज़ों को समझना है, अच्छे लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, सब्जेक्ट पहचानो। एक तरीका मैंने बताया सब्जेक्ट पहचानने का, ये ऐसे बताऊंगा आपको पूरे 12 कंसेप्ट, हर में अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट ढूंढेंगे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, हैव फेथ इन मी, एग्जाम क्रैक होगा। इंग्लिश पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, सब कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और आपको पता है कास्ट क्लासेस पे वीडियो आती रहेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू।